हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसके मास्टरमाइंड के चेहरे एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप जिस तरीके से पूरा नेटवर्क सामने आ रहा है इन आतंकवादियों का? देखिए, सबसे पहले तो भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा है। ये अपने मंसूबों या इरादों में कामयाब नहीं हुए। इनका इरादा था जी बेरूत स्टाइल धमाका करना और मुंबई टाइप अटैक करना, जैसे मुंबई में ब्लास्ट हुए थे उस टाइप का अटैक करना। ये एक इस्लामिक टेरर, इस्लामिक आतंकवाद का बिल्कुल सीधा सीधा इसमें आपको चित्रण मिलेगा। ये सारे पढ़े लिखे थे। अब जो देखिए, जैश का कनेक्शन बिल्कुल सही क्लियर है, आइसे खुरासान का कनेक्शन क्लियर है, लश्कर तैयबा और पाकिस्तान का कनेक्शन क्लियर है। पर अब अगर आप इन चीज़ों का थोड़ा और अध्ययन करें, कल मैंने आपके शो पे कहा था भाई, ये जो मिडिल ईस्टर्न पैसा कश्मीर में आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई $90 ईमान के $10 जिहाद के, या $10 जिहाद के लिए बचा के रखना। देखिए, कुछ बड़े डरावने और बड़े खौफनाक कनेक्शन आए। ये जो डॉक्टर उमर वगैरह है, ये तुर्किया गए थे जी। ये तुर्किया क्या करने गए थे? तुर्किया से इनका क्या लेना देना? ये जी। हर कोई जहां तुर्किया कतारी क्यों हुआ आता है? पहली बात तो ये है। अब जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है जी, इसमें पूजा जी सुनने में आया है कि ये जो उमर क्लास लेता था, जी। एक साइड लड़कों को बिठाता था, एक साइड लड़कियों को, और हिंदू लड़कियों को अलग, मुसलमान लड़कियों को अलग। हमारे यहाँ तो शरिया लॉ है नहीं, मुझे तो पता नहीं कि शरिया लॉ है नहीं है, शायद आपको पता हो। मतलब शरिया लॉ तो भारत में है नहीं, तो ये शरिया वाले कानून कब से लग गए? और क्या अल-फलाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी इजाजत देता है? क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इजाजत देती है? भारत का संविधान इजाजत देता है, या इसने अपना शरिया कानून बनाया था? अब उस गेटो को देखिए, वहां ये यूनिवर्सिटी है दौज में, वही मौलाना साहब का घर है जिसमें जखीरा मिलता है। और ये सारे कश्मीरी डॉक्टर, कश्मीरी मुस्लिम डॉक्टर ये सारे हैं। ये हर कोई अल-फलाह में ही नौकरी क्यों करता था जो आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न है? क्या ये एक प्लेग्राउंड था? क्या ये एक कवर अप था? कि जब नया दिल्ली पुलिस इसकी जांच करी, मुझे पूरी उम्मीद है वो तह तक पहुंचेगी। ये क्या हो रहा था अल-फलाह में? हर कोई वहीं क्यों आ रहा था? अब 250 से 300 कश्मीरी स्टूडेंट क्यों ऐसा इस यूनिवर्सिटी में? भैया क्या है, क्या कुछ खास पढ़ाते हो क्या? तीसरी बात, ये गाड़ी इसकी जी 10 दिन वहां खड़ी रही। क्या खड़ी रही? अल-फलाह के अंदर एक मौलवी साहब आते हैं, मस्जिद तो है नहीं, मौलवी साहब का क्या काम है वहां पे? जी। ये जितने चीज हमारे सामने आ रही, और एक और जो सनसनीखेज रेवलेशन आ रहा है, अभी अथॉरिटीज उसे कंफर्म करेंगी, एक मिक्स्ड एक्सप्लोसिव यूज किया गया है। एक नए तरह का एक्सप्लोसिव जो अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड है, इसमें कुछ और मिलाया गया है। एक मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव की भी बात हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं अल-फलाह में यही सब काम हो रहे हो? मतलब जी। दिखाने को कुछ, कहने को कुछ, हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और आज अगर ये यूनिवर्सिटी कहती थी मुझे कोई मतलब नहीं, मैं नहीं जानता क्या हो रहा है, ऐसे कैसे आपके घर में कांड हो गया, आपका मेरे मतलब नहीं, फिर तो हर कोई कह देगा मुझे मतलब नहीं, मुझे नहीं पता किसने क्या किया। और ये एक और जो इसमें बड़ी चीज है कि इसकी गाड़ी 10 दिन तक गाड़ी अंदर क्या कर रही थी। और अभी सनसनीखेज जो रेवलेशन आया है पूजा जी, एक और इसने i20, सॉरी, ये फोर्ड इको स्पोर्ट की व्हाइट कलर की गाड़ी इसके नाम पे है। अब पूरी दिल्ली की पुलिस, पूरी हमारे भारत की पुलिस उस गाड़ी को ढूंढ रही है। ये इको स्पोर्ट व्हाइट कलर की फोर्ड की गाड़ी इसके नाम से है। डॉक्टर उमर, कहीं उसमें भी कुछ तो नहीं रखा? तो अगर आप इन सब चीजों का प्रकरण देखें, मैं तो ये मांग करता हूं, ये अल-फलाह का मालिक कौन है? ये अल-फलाह के ट्रस्टी कौन है? इस अल-फलाह की फंडिंग कहां से आती है? आप तो कहते हो हम फ्री में इलाज करते हैं, पैसे कौन देता है? और जी। इसकी रिक्रूटमेंट एजेंसी कहाँ है जहां से ये रिक्रूटमेंट लोगों की करते, स्टाफ की करते? वो कोई ओखला में, उनकी जरा जांच की जाए। उस रिक्रूटमेंट एजेंसी का मालिक कौन है, उसकी जांच की जाए। क्योंकि ये जो नदीम खान ने गाड़ी भेजी, ये भी ओखला का था। तो ये जितने सारा ही जो एक पैन स्टेट नेटवर्क चल रहा है, जिसके ओखला, ये फरीदाबाद से लेकर कश्मीर तक तार जुड़ते, इसकी जांच की जाए। भाई ये सारी चीजें जो हैं, ये कुछ ना कुछ बताती कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है। था बच गया, पर अब ये गाड़ी है क्या? कई और स्टेटों में स्लीपर सेल तो नहीं है? कई और स्टेटों में इनका नेटवर्क तो नहीं? जबकि जे.एंड.के पुलिस ने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बहुत सराहनीय काम किया है। अब मतलब सैल्यूट करना चाहिए उनको उस काम के लिए। बट इस खतरनाक इंस्टीट्यूशन को, जो मुझे लगता है एक एपिसेंटर ऑफ जिहाद बन के उभरा था, इसको तो बंद करना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी चल क्यों रही है? और यूनिवर्सिटी का मालिक है थोड़ी कि मुझे नहीं पता। भाई तुम्हारे यहाँ सब कांड हो रहा तो मुझे नहीं पता, कल को तो फिर भाई फिर तो आप पूजा जी, भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी कल को कह दीजिए हमें क्या पता, हम तो यूनिवर्सिटी चलाते हैं। फिर तो सही। कोई ऐसे ही ये सिस्टम जो है, ये भारत को बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है, भारतीय शासन प्रशासन को बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुर्किया क्या करने गए थे? ये पैसा कहां से आता था? कल भी मैंने ये सवाल उठाया था, पैसा करोड़ों रुपए कहां से आता है? पैसा कौन दे रहा है? तो ये बड़ा नेटवर्क है जी, क्योंकि अगर ये नेटवर्क रहा तो ये कहीं ना कहीं और भी स्टेटों में जा सकता है, इसके तार जुड़ सकते हैं। और
फिर यही लोग आएंगे कल को, आपको मैं बताऊं ये 4 दिन बाद क्या बोलेंगे, मैं उमर खालिद की बेल नहीं हो रही जी, 1500 1,500 दिन से वो जेल में पड़ा है, अब बताओ कर दो बेल। अब उमर खालिद की बात करें, शर्जिल इमाम की बात करें, मुझे बताइए अंकित शर्मा को जिसको 124 चाकू मारे थे उसका इंसाफ हुआ? वो जो दिलबर नेगी लड़का था जिसको जिंदा जला दिया था उसका इंसाफ हुआ? मतलब नाम अगर उमर खालिद हो या शर्जिल इमाम हो तभी इंसाफ होगा, दिलबर नेगी हो, अंकित शर्मा तो बेचारा 30 साल का युवक था, आईबी का एम्प्लॉय था, उसका इंसाफ हुआ? क्योंकि अगर आप इन पे जबरदस्त क्रैकडाउन नहीं करेंगे, आप इनको जेलों में भी डालेंगे, फिर कल को ये बेल वेल का शो नाटक शुरू कर देंगे और कहेंगे जी हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो पता ही नहीं था कौन क्या कर रहा है। देखिए ये अलतकिया बहुत हो गया है जी, ये नाटक बहुत हो गया है, इसको रोकना पड़ेगा जी। वैसे एक मैसेज जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी साफ आ गया है कि जो भी इसमें अक्यूज है उनको बेल नहीं मिलेगी, ये साफ जो है मैसेज दे दिया गया है। जिस तरीके से आज तक तो ये विक्टिम कार्ड खेल के बच जाते थे और ये बेल लेके बाहर आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जो भी इसके अंदर अक्यूज है उनको बेल नहीं मिलेगी, ये भी जो है कोर्ट ने अपनी तरफ से बहुत साफ कर दिया। यहां पर मैं अब पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा आपका सुमित पीर जी ध्यान दिलाना चाहूंगी। पाकिस्तान में भी धमाके हो रहे हैं और पाकिस्तान उन धमाकों के लिए भारत को जो है जिम्मेदार ठहरा रहा है। इसको तो कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए पाकिस्तान निकम्मा मुल्क है, पाकिस्तान जहादिस्तान है। जो धमाके पाकिस्तान में हुए जी 3, पहला धमाका हुआ इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर, 12 लोग मरे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उसकी 18 घंटे पहले जिम्मेवारी ली। ये जो मुल्ला शाहबाज है इसको क्या सपने आते हैं, हेलोसिनेशन आती है क्या? सपनों में डर के भारत दिखता है? डरना तो अच्छा है, डरो शाहबाज, तुम्हें डरना चाहिए कि भारत पाकिस्तान की नाल ठोकने वाला, उसमें कोई टेंशन नहीं है। दूसरा धमाका होता है डेरा गाजी खान में, तीसरा होता है केपीके में। अब ये कह रहे कि वो सब तुमने करा है। अब इनका वो जो दूसरा है जी बिना दाढ़ी मूछ वाला मुल्ला, वो ख्वाजा आसिफ, वो कह रहा जी कि ये करा तो अफगानियों ने पर भारत के इशारे पे कराया। अरे ख्वाजा साहब मुंह मत खुलवाओ, कल को घर में कुछ गुड न्यूज आएगी वो वहां उसमें भी भारत का हाथ होगा क्या? मतलब ये लोग बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं। और कुछ भी इन, अबे तुम्हारे यहाँ तो फील्ड मार्शल है, तुम्हारे यहाँ तो सीडीएफ है, तुम तो बहुत पावरफुल मिलिट्री हो, तुम तो इस्लाम के पहरेदार हो, तुम तो 57 मुसलमान कंट्री हो और मुसलमानों को बचाने का ठेका तुमने ले रखा है। तुम्हारे यहाँ आके कोई बम फोड़ जाता वो भी भारत ने किया। अगर भारत ने ये करवाया है जी, तुम्हारे 3-3 बम फोड़वाए इस्लामाबाद में, डेरा गाजी खान में, केपीके में, तो तुम्हारी आईएसआई क्या मुजरा कर रही थी? तुम्हारी पुलिस क्या मछली पकड़ने गई थी? तुम्हारे फील्ड मार्शल जिसे सिपह सालार इस्लाम कहते हो, तुम सिपह सालार पाकिस्तान कहते हो, ये क्या मरियम बंकर में छुप के बैठा था? अबे शर्म नहीं आती अपनी इनकम्पिटेंसीज, अपनी नाकामियों को छुपाते हुए? 5200 रुपए किलो 10 किलो, 5200 रुपए में 10 किलो आटा नहीं मिल रहा, भारत ने कर दिया। तुम क्या कर रहे थे? भारत ने कर दिया तो हम और क्या कह रहे हैं? हम वी कैन रिप्लाई इन द सेम कॉइन। मतलब तुम आतंकवादी हो, तुम ये कह रहे हो कि अगर तुमने करवा तो हम तुम्हारे यहां धमाके कराएंगे। तो इसका मतलब है आज ख्वाजा आसिफ एडमिट कर रहा है कि इनका आतंकवाद से डायरेक्ट लेना देना, ये आतंकवादी है। पूजा जी ये बहुत बड़ा खुलासा है, ये खुद ख्वाजा आसिफ कह रहा है वी कैन रिप्लाई इन द सेम कॉइन, कि आपको उसी तर्ज में जवाब दे सकते हैं। तालिबान तो तुम्हारा स्ट्रेटेजिक डेविड था, वो तो तुम्हारे मुसलमान बरादरीन है, तुम तो मत के पार्ट हो, तुम तो भैया रियाद में सब जाके मीटिंगें करते हो। तो अब जब एक दूसरे को ठोकरा तो उसमें भी भारत का नाम याद आया। फिर बोल देंगे इंडिया ने कर दिया, फिर बोल देंगे राह की साजिश है, फिर बोलोगे कलभूषण नेटवर्क है। मतलब अगर निकम्मेपन की पराकाष्ठा देखे जाए, रन छोड़ो के का इतिहास लिखा जाए, 93,000 फौज के सामने सरेंडर के साथ सरेंडर, इनकी पतलूनों की नुमाइश अफगानी निकाल रहे, वो भी इनको गाली देते हैं। और अब किसी भारत ने कर दिया। अबे भारत क्या क्या मतलब? भारत जाएगा वर्दी पहन के जाएगा, शाबाश सुल्ले मुनीर, हम वर्दी पहन के जाके ठोकते हैं, हम बिना वर्दी के नहीं जाते, हम तुम्हारे तरह जादियों के दम पे लड़ते नहीं है। भारत ने जब बांग्लादेश तोड़ा था वर्दी पहन के तोड़ा था। अरोड़ा साहब को याद करो, मेजर जैकब को याद करो, और याद करो उस नियाजी को जो वहां सरेंडर नामा साइन कर रहा था। वर्दी पहन के आते हैं, छाती ठोक के आते हैं, सामने के दरवाजे से आते हैं। तुम्हारी तरह निकम्मे और कायर नहीं है कि 150 किलो के जादियों को भेजेंगे। ये डिस्पोजेबल जादियों के नाम पे भारत नहीं लड़ता। जिस दिन भारत आएगा सामने से आएगा, दुनिया को बताते हुए जताते हुए आएगा। और बताओ अपने स्पेस सालार को भारत आ रहा है, बताओ अपने स्पेस सालार को भारत आ रहा है। हम ये जारियों के दम पे नहीं जीतते। भारत की सेना में कूदा है कि तुम्हारे लाहौर के इस्लामाबाद तक पहुंचेगी। रावलपिंडी से भागोगे तुम, प्राइवेट जहाजों में भागोगे तुम। जब भारत हमला करता तुम्हारे प्राइवेट जहाजों की लाइन लग जाती। पूछो अपने स्पेस सालार से, उसकी बीबी और 3 बच्चे कहां हैं? अमेरिका में रहते, वर्जीनिया में, अमेरिकन पासपोर्ट लेके। तेरी इतनी औकात नहीं कि बीबी बच्चों को पाकिस्तान में रख के तू उनकी सुरक्षा करे। तू पाकिस्तान की सुरक्षा करेगा? भारतीय फौज सामने से आएगी,
तुम्हारा पापा अमेरिका हो, चाइना हो या सऊदीया हो, किसी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन जाना होगा, जिस दिन आदेश होगा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा और सामने से ठोकते हम भागते हुए के पीछे तक गोली नहीं मारते, आंख में आंख देख के हिसाब करते। याद रखना ख्वाजा आसिफ, जो तेरे डीएनए में ये जहाद भरा है ना, जो तेरे डीएनए में ये सरेंडर भरा, जो तेरे डीएनए में ये धोखाधड़ी भरी है, भारत ऐसे नहीं करता। हम भैरव को मानने वाले हैं और भैरव इतने प्रचंड होते सामने दुश्मन हिल जाता है। हमारे यहाँ माता में आस्था होती है, हम जिहाद के सिपाही नहीं है, याद रखना पाकिस्तानियों।